आज हमारी संगीत थी। जो हमारी समन जाकर। संत बहन जी है, फूलाताई जाधव जी। उनके यहाँ पे लगभग 20 लोग थे। वहाँ की संगीति करके मैं निकला हूँ 7 बजे से। इतना ट्रैफिक है, इस ट्रैफिक में पूर्ण तरीके से फंस गया था मैं। अभी चलते हुए आया हूँ 2 किलोमीटर। तो कोई बात नहीं, आज का कंसेप्ट देने का समन संघ ने जो मुझे आदेश दिया उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सर, मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? जी 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 आप जी जी आ जी। रही है। जी सर, बात ऐसी है कि जो परसों अ, संत कबीर साहब की जो जयंती थी ना, तो उनके ही सोच से शुरू करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि उनका एक दोहा है। दोहा कहो या गाथा कहो, जो भी कह सकते हैं हम। वो कहते हैं कि कौन से दाई कौन से बाही कौन बहिन भौजाई रे, कहत कबीरा सुन मेरे गुनिया, आप पीछे भव डूब गई दुनिया। कौन से दाई कौन से भाई कौन बहन भौजाई रे, उड़ गया हंस गगन जाए बैठा। वो कहता है कि जीवन इतना अनित्य है, कब क्या हो जाएगा पता नहीं। इसीलिए वो करते हैं कि हमारे गुरु के सुमिरन कर लो। हमारे जो गुरु कहते हैं, और जो गुरुओं की, जैसे यहाँ पर कहेंगे, सपनों की शिक्षा जब तक हम लोग पूर्ण नहीं करेंगे तब तक हम लोग पूर्ण नहीं हो सकते। क्योंकि हमारी जो राह है या रास्ता है, सपनों के दिए हुए मार्ग से ही पूर्ण हो सकती है। क्योंकि जिन सपनों ने हमारे लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया है, उन सपनों की जो चाल है, वो रीति है, उनका रिवाज है और उनकी सोच है और उनकी पहचान है, अगर हम अडॉप्ट कर लेंगे तो कोई भी कठिनाइयां हमारे सामने आने दो, हम उसको पार कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैं कल का ही थोड़ा सा चैप्टर आगे ले जाता हूँ। समस्या बहुत होती है। हम लोगों ने लगभग 1 अगस्त 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि उन्होंने ठान लिया था सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट चेंज करने का, खासकर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के फंडामेंटल राइट को डाइवर्ट करने का, उसको रिव्यू करने का कोई अधिकार नहीं है। वो स्पेसिफिक अधिकार होता है पार्लियामेंट को और प्रेसिडेंट को। तो पार्लियामेंट, उसमें प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट इंक्लूड होती है। पर सुप्रीम कोर्ट में किसी के कहने से वो दविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की केस दाखिल की गई थी। उसमें डिमांड ये कही गई थी कि जो पंजाब की जो दो जातियां शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करती है, तो मजहबी और एक सिख, ऐसे कोई तो भी दो जाति। तो उसमें डिमांड कह दिया था कि मजहबी मजहबी लोगों का जो रिजर्वेशन है, वो सिख लोगों के, जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, उन्होंने उनका हिस्सा ले लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना एरिया मतलब क्रॉस करके उसमें शेड्यूल ट्राइब को भी इन्वॉल्व कर लिया। दूसरी बात ये हो गई कि सुप्रीम कोर्ट बगैर सर्वे, क्योंकि जब तक हमारे पास एम्पिरिकल डाटा नहीं आता, एम्पिरिकल डाटा ये होता है कि फील्ड में जाकर हम लोग जब तक सर्वे नहीं करते कि रिजर्वेशन पाने वाली जितनी भी कास्ट होती है, जैसे कास्ट और ट्राइब्स, और यहाँ पर हम ओबीसी भी कहेंगे, उनको जाके ग्राउंड पे जाके आप जब तक उसका सर्वे नहीं करते हो, उसका एम्पिरिकल डाटा नहीं ले लेते हो, उसमें एजुकेशनल क्या स्टैंडर्ड पाया है उन्होंने, उनको सर्विस कितनी मिली है, उनका बैकलॉग कितना है, सोशल कंडीशन कितनी डेवलप हो गई है, ये कुछ भी नहीं करते हुए सीधा सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है। और वो राज्य इतने मतलब तैयार रहते हैं। उसमें से एक महाराष्ट्र ऐसा राष्ट्र है, राज्य है, जिसके मुख्यमंत्री को ऐसा लगता है कि जितने जो मातंग समाज के लोग हैं उससे भी ज्यादा उसको जल्दबाजी हो गई है। तो उसने ना तो सर्वे कराया, एक कमिटी अपॉइंट की गई थी, एक भदर भदर नाम के न्यायमूर्ति, भदर, जो बिहार में पटना के उच्च न्यायालय के वो न्यायमूर्ति थे। जैसे वो रिटायर हो गए, वो भी वमन है। अब वमन को बता दिया, वमन का काम है, वो तो बड़ी ईमानदारी से निभाएगा। उसने एक भी व्यक्ति के पास ना जाके, किसी का डेटा ना लेके, कोई सर्वे नहीं करते हुए, एक जाति की डिमांड करने के लिए उनका एप्लीकेशन लिया, और उसी जाति के 6 लोगों को उस आयोग के सामने लाया गया, और उनसे पुराना जो झूठा जो डेटा है, जो एम्पेरिकल डाटा जिसको कहा उसने, उसके हिसाब से उन्होंने गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट की। अब उसने टेक्निकल इशू ये आया था कि सोशल जस्टिस मिनिस्टर ने वो आयोग अपॉइंट किया था। तो भारत के संविधान के जितने भी लॉज होते हैं, उस लॉ के मुताबिक और संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के मुताबिक, जो कोई व्यक्ति, जो मिनिस्टर हो, गवर्नमेंट हो और कोई भी बॉडी हो,
किसी व्यक्ति का एक सदस्य आयोग नियुक्त करे या दो तीन सदस्यों का आयोग नियुक्त करे, उसको ही उसको रिपोर्ट देनी पड़ती है। बट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ने इंटरवीन करके जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर का जो अधिकार होता है वो हाईजैक करके अपने डिस्क्रिशनरी पावर, विशेष अधिकार होते हैं चीफ मिनिस्टर को, उस आदेश से वो रिपोर्ट अपने पास इसीलिए ले लिया क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मिनिस्टर दोनों भी बुद्धिस्ट है। अब उसको, सीएम को ये डर लग गया कि अगर ये रिपोर्ट उनके पास अगर चली जाती है तो ये उसको स्वीकार नहीं करेंगे या फिर उसमें बदलाव करेंगे, क्योंकि अथॉरिटी को अधिकार होता है। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने रिपोर्ट पेश कर दे, या इंक्वायरी रिपोर्ट हो या कोई आयोग का रिपोर्ट हो, तो उसमें आज स्वीकार करना या उसमें बदलाव करना वो उसका अधिकार होता है। इसीलिए सीएम ने खुद के पास लिया और वो कमेटी का रिपोर्ट पब्लिश भी नहीं किया, और बगैर रिपोर्ट पब्लिश किए किए ही उन्होंने उसके ऊपर हेयरिंग डिसाइड किया। और हेयरिंग की डेट कौन सी थी? 11 अप्रैल से 15 अप्रैल। सारा भारतवर्ष, खासकर शेड्यूल कास्ट के जितने भी लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी की और ज्योतिराव फूले जी की जयंती मनाने में लगे रहते हैं। इसी का मौका उठाकर गवर्नमेंट ने ये किया, ये बिल्कुल कानून में कहीं नहीं बैठता, और फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के, उनका पूरा वायलेशन करके लिया गया। इसी मौके का फायदा समन संघ के कुछ साथियों ने उठाया। हमने सोचा कि आम जनता को, खासकर जो जन्मजात समन है, एससी एसटी और ओबीसी के लोग, उनको तो पता नहीं सब क्लासिफिकेशन होता क्या है। पहली बात तो रिजर्वेशन की पॉलिसी ये भी पता नहीं है लोगों को। लोग बोलते हैं कि रिजर्वेशन जो है वही, वो हमको जो मिला है वो बिल्कुल आंख बंद करके मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। रिजर्वेशन से पहले बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रिप्रेजेंटेशन, ये शब्द यूज किया है। रिप्रेजेंटेशन का अर्थ ये होता है कि जितनी जिसकी संख्या है और जितनी जिसकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति है, उसके हिसाब से उसको उसका, पर वो रिजर्वेशन देते वक्त उन्होंने ऐसे आनंद फानन में उसके ऊपर ये आयोग बिठा दिया और उसने कोई रिपोर्ट नहीं दी, और ये सारा काम ऐसा कर लिया। और जब वक्त पे पता चला कि बहुत सारे समाज का विरोध हो रहा है, और उसमें फिर दो जातियों के झगड़े लगा दिए। जो सबसे ज्यादा लगभग 62% पॉपुलेशन है शेड्यूल कास्ट में, वो बुद्धिस्ट और महार लोगों की है। सेकंड पॉपुलेशन है जो ये जो है वो मातंग समाज हुआ है। इसको मांग भी बोलते हैं, मातंग भी बोलते हैं, मांग गारुड़ी भी इसकी चार उपजातियां हैं। तो इनको फिर इन्होंने संघ के कार्यालय में अपना ट्रेनिंग देके उनको कैडराइज करके ये बताया कि आपका रिजर्वेशन, ये पहली वाली जो कास्ट है, खासकर बुद्धिस्ट और महार जो बुद्धिस्ट बनी हुई है, उन्होंने खा लिया। तो उसके ऊपर फिर पहले जो एक कास्ट जो थी महार या बुद्धिस्ट जो बने हुए लोग हैं, उन्होंने विरोध करना शुरू किया। लेकिन 59 जातियां जो बहुत माइनॉरिटी में है संख्या में, उनको कुछ भी पता नहीं। उनको तो आज तक कोई रिजर्वेशन नहीं मिला है, ना एजुकेशन का मिला है, ना रिप्रेजेंटेशन का मिला है, ना पॉलिटिकल मिला, कुछ भी नहीं मिला। अब वो सारी अनजान थी। इसी मौके का फायदा उठाकर हमने लगभग 10-15 लोगों की एक टीम बनाई। उसमें खासकर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को है, कुछ आईएएस ऑफिसर है, कुछ पीसीएस ऑफिसर्स है, और कुछ सोशल एक्टिविस्ट है। हमने सोचा कि समन उनकी पहचान उनको बतानी है कि आप इतिहास में कौन लोग थे, और आज भी आप कौन लोग हो। ये इतिहास जब तक नहीं बताते हैं तो दोज हु डू नॉट नो हिस्ट्री आर कंडेम टू रिपीट इट। जब तक आपको अपना इतिहास पता नहीं होता तब तक आप इतिहास निर्माण नहीं कर सकते। ये बाबा साहब का कोटेशन है। इसी कोटेशन से हम लोग 1 अगस्त 2024 से इस काम पे लगे थे। लगभग 2 साल लग गए हमको इस काम करने के बाद इसका रिजल्ट लाने की। तो हमने उस वक्त से जितनी भी शेड्यूल कास्ट की 59 जातियां महाराष्ट्र में हैं, उनके लीडर लोगों को संपर्क करना शुरू किया। शुरू में तो उन्होंने हमको रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। उनको यही लगा कि ये इन्होंने सबका आरक्षण खा लिया, अभी हमारा भी आरक्षण खा जाएंगे। ये सरकार में के हाँ मिलाई। लेकिन जब हमने उनको फैक्ट्स और फिगर बताई और कुछ उनके साथ डायलॉग किए, तो उनको पता चला कि नहीं, इनकी बात सही है। तो उसमें से एक एक करके लोग आते गए। पर पॉलिटिकल लोग हमारे पास नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पॉलिटिकल लोगों को खोके देकर 1 करोड़, 5 करोड़, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का 50-50 करोड़ तक सौदा करके
उनको हाईजैक करके उनकी पार्टी अब फोड़ी जा रही है, ये आप सभी जानते हैं। तो वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलए जो होते हैं वो तैयार ही नहीं थे। उनकी संख्या लगभग 29 है, शेड्यूल कास्ट के 59 जातियों के एमएलए की। तो हमने उनसे संपर्क किया और उनको सारा कुछ बताया और उनके ट्रेनिंग भी लिए, कुछ केडर भी लिए, और उनको हमारी जेब से खाना वाना सब कुछ लिया। और उनके पास हमने जो स्थगन प्रस्ताव जो होता है, जो विधानसभा में पुटअप करना होता है, वो जब तक लीगलाइज तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आप नहीं पुटअप करेंगे, तब तक चीफ मिनिस्टर हो या उस वमन संघ के लोग हैं मानेंगे नहीं। तो हमने अंडरग्राउंड करके ये रिपोर्ट भी बना दिया। और उस दिन ऐसा मौका उनके सामने खड़ा कर दिया कि आज अगर आप सत्ता के साथ हो और समाज के साथ जुड़े नहीं रहोगे तो आपका अस्तित्व धोखे में है। आपकी सारी आगे की जनरेशन बिल्कुल ध्वस्त हो सकती है। उनको ना तो, एक तो क्रीमी लेयर से आपको 8 लाख से जिस जिस फैमिली का इनकम है वो तो आउट ही हो जाएगा, उसको ना तो एजुकेशनल फैसिलिटी मिलेगी, ना स्कॉलरशिप मिलेगी, और ना ही जॉब मिलेंगे। देखो और कौन दूसरे वाले जो लोग सामाजिक तरीके से, जो लोग गरीब हैं, 8 लाख से नीचे वाले इनकम ऊपर वाले ग्रुप के लोग हैं, ऊपर से वो फंड है। लोग नॉट फाउंड सुटेबल करके उससे हटा दिए जाएंगे। और ये रिजर्वेशन ABCD में ए को मिलने वाली सीट अगर है और वो नॉट फाउंड सुटेबल है, तो सीधा ओपन में चला जाता है। ऐसा प्रोविजन है रिजर्वेशन के पॉलिसी में। तो ये बातें सारी बताई। एक बात तो मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। हम लोग जिस पुलिस स्टेशन में असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर के साथ हमने जो मीटिंग कराई परमिशन की, उनके सिपाही को हमने पूछा कि आपकी सैलरी कितनी है, तो बता रहा था कि मेरी सैलरी 82,000 पर मंथ है। इसका मतलब 9,80,000 से ज्यादा उसका इनकम है अकेला। अब वो उसको ही, उसके बच्चे को कोई फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है। तो वो एकदम से घबरा गया। उसने 10 मिनट में बड़ी से बड़ी फाइलें रखी थी, वो सारी फाइलों के नीचे ये फाइल थी, उसने पूरी नीचे से लेकर ऊपर फाइल है, 10 मिनट में उसने परमिशन दी। इसका मतलब है, ये होता है कि अगर हम सही सोच सोच का डायलॉग करते हैं किसी व्यक्ति के साथ, खासकर सपनों के साथ, उसको उसका इतिहास, उसका वर्तमान और उसका भविष्य और उसकी आने वाली पीढ़ियों का क्या नुकसान होने वाला है, ये अगर बताएंगे तो वो व्यक्ति तुरंत समझ जाता है। तो पुलिस वाले लोग भी कुछ सिविल ड्रेस में हमारे मोर्चे में आए थे अमरावती के। अब वहां पर हमने 68 संगठनों को इकट्ठा कर लिया। वो अभी तक उनमें से तो लगभग 60 संगठनों के लोग तो आज तक समन संघ से जुड़े भी नहीं है। समन संघ का उनको कोई थेरी फिलोसफी कुछ भी पता नहीं है। पर वो भविष्य में हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि जब भी वक्त आता है तभी व्यक्ति जुड़ता है। तो लगभग 7-8 संगठनों के लोग हमारे साथ कभी ना कभी जुड़े थे। उन्होंने फिर प्रचार किया कि इकट्ठा आना क्यों जरूरी है, हमारी एक जैसी सोच बनानी क्यों जरूरी है, हमारी पहचान एक जैसी क्यों बनानी जरूरी है, और हमारे आने वाले भविष्य में हमारी जो अगली जनरेशन है, हमारे बाल बच्चे हैं, उनके हाल कितने खराब होने वाले हैं। यही बात जब हमने उनसे शेयर की तो ये प्रचार प्रसार महाराष्ट्र में इतना फैल गया। अमरावती का मोर्चा हो या अगर यवतमाल का हो, फिर बाद में नागपुर का हो, और उसके बाद मुंबई का। तो कल मुंबई में 50,000 लोग इकट्ठा आए थे, बस इसी थीम पे काम कर रहे थे हम लोग। अब हम ये दावा नहीं करते कि हमने अकेले ने काम किया है। हम लोग तो कहते हैं कि टीम के सिवा कुछ भी नहीं हासिल हो सकता है। तो लगभग मुंबई की 150-200 लोगों की टीम बन गई। उस टीम को हम थ्योरी देते थे। हमने समन संघ की कुछ किताबें भी उनको दी, उनको कहा कि ये पढ़ लो, और आपका अस्तित्व क्या है, आपका भविष्य क्या होने वाला है, आपके बच्चे पे क्या गुजरने वाली है, ये देख लो। ना तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ना उनको हायर एजुकेशन मिलेगा, ना ही जॉब मिलेंगी, और 59 जातियों में से किसी का भी कोई किसी प्रकार का फायदा नहीं है। तो परिणाम ये हुआ, परसों सारे लोग 29 एमएलए में से 27 एमएलए ने उसके ऊपर ड्राफ्ट के ऊपर साइन कर लिया। और एक बात ये भी आ गई कि एक एमएलए के लेटर पैड पे था, तो सभी ने विरोध किया कि एक एमएलए के लेटर पैड पर हम साइन नहीं कर सकते, उसको क्रेडिट चला जाएगा। तो हमने बिल्कुल ब्लैंक लेटर पैड बनाया और उसके ऊपर 27 एमएलए की साइन करा ली, और फिर उनको सीएम के पास भेजा। और क्या क्या बताना, ये सारा कुछ हमने उनको पूरा फीडिंग कर लिया था। उसका परिणाम ये हुआ कि कुछ सत्ताधारी पार्टी के एमएलए और खासकर मिनिस्टर, जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर जिस सत्ताधारी पार्टी का है, वो उसने भी सीधा कह दिया चीफ मिनिस्टर को कि हम लोग सरकार के या पक्ष के साथ नहीं, हम समाज के साथ है। इसका मतलब ये एक प्रकार की सोशल रेवोल्यूशन हो गई।
वो मिनिस्टर कह रहा है, वो एमएलए कह रहे हैं कि हम लोग भले ही सरकार के पार्टी में हैं, लेकिन हमारे जब अस्तित्व का सवाल है तो हम सारे के सारे समाज के साथ खड़े रहेंगे। हमको आपके पार्टी का कुछ ही लेन देन नहीं है। चाहे आप हमारे खिलाफ ईडी लगाओ, सीडी लगाओ, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन हम समाज को तोड़ने को कतई तैयार नहीं है। बस यही सपना समन संघ का है। फिर बाद में कल शाम को भी हमने सोशल जस्टिस के सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उनके साथ बैठ के आगे की स्ट्रेटजी बनाई है। तो आगे में हम लोग दीक्षा भूमि में जब हम मिलेंगे तो उस वक्त लगभग 1 से 1.5 लाख लोग हमारा लिटरेचर दे सकते हैं उनको, और उसके साथ साथ हम लोग आगे की कार्रवाई के लिए समन संघ के साथ जोड़ सकते हैं उनको। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कल ही से लोग जुड़ जाएंगे। जब भी उनको समस्या आएगी तब आप उनको मदद करने को तैयार हो। कल मैंने उदाहरण दिया था कि जैसे दूध में जब तक शक्कर मिल नहीं जाती, पूरी डाइल्यूट नहीं हो जाती, तब तक उसकी मिठास नहीं बढ़ती, उसका जो स्वाद है एकदम मीठा नहीं हो जाता। तो समन संघ के लोग अगर इस तरीके से समाज के लोगों के साथ बिल्कुल शक्कर की तरह मिलजुल कर काम करेंगे तो हमारे रिजल्ट आ सकते हैं। ये हमारा अनुभव है। इतनी बात मुझे शेयर करनी थी। अब आगे जाके हमारी स्ट्रेटेजी है कि दिसंबर में जो विंटर विंटर वाला जो सेशन रहेगा शीतकालीन, उसमें हम लोग सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे, जातियों को। और इसमें से जाति खत्म करने का जो बाबा साहब का जो प्रिंसिपल है, टू डिकास्टिंग द कास्ट, मतलब जातियों को खत्म करो और उसको वर्ग में कन्वर्ट करो, कास्ट ट्रांसफॉर्म इनटू क्लास। तो क्लास में जब आ जाएंगे तो अलग अलग कास्ट वाले लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी ग्रुप में आ जाएंगे, क्लास में आ जाएंगे। और एक क्लास इकट्ठा है, क्योंकि 1700 जातियों का गट्ठा पूरे भारत में शेड्यूल कास्ट कहा जाता है। 1000 जातियों का गट्ठा जो है वो उसको शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है। और 3775 जातियां भारत में, लगभग 6743 जातियां जो पूर्ण तरीके से 3 गट्ठों में इकट्ठा आ जाएंगी। और वो अपना जाति का जो नोशन है, मतलब मन में जो जाति की भावना है, वो धीरे धीरे भूल जाएंगे। और जब तक जाति की भावना हम अपने मन से नहीं भुलाते, तो बाबा साहब कहते हैं कि इट इज अ डिसीज ऑफ माइंड। जाति मन का रोग है, जाता ही नहीं है। उसको भुला दो और उसके ऊपर ऐसे उपाय अगर कर लोगे तो हम लोग समन के आइडेंटिटी से लोगों को जोड़ सकते हैं। ये भविष्य का हमारा प्लान है। हमको बड़ा कॉन्फिडेंस हो गया है कि अगर 2-3 दिन में अगर हम इतने सारे एमएलए को इकट्ठा ला सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस ही हमको समन संघ में काम करने की जिद बढ़ाता है, हमारी ताकत इकट्ठा करता है, और इकट्ठा होने से हमको क्या मिल सकता है ये बताता है। इतनी बात मैं करूंगा। अगर मेरी बात में कुछ गलत हुआ हो तो यहाँ पर उपस्थित समन संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। संगम नमामि, सारे संतों को वंदामि। जय भीम। नमस्कार।